हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम से तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस कड़ी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है हर बार जो है नहीं तो एक के बाद एक हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक के बाद एक हर साल जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आज इसको अच्छे से जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इनके दो अनुप्रयोग कौन से हैं, और साथ में जो है कभी कभी जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के विशेषताएं भी पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम अच्छे से जान लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप सभी वीडियोस को अच्छे से देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, देखो चाहे इसको सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है और विद्युत वाहक श्रेणी, यानी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो भी श्रेणी है कुल मिला के विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको जानना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है पहले ये जान लो। तो देखो, अगर हम बात विद्युत रासायनिक श्रेणी की करें, हमने आपको पढ़ाया है मानक इलेक्ट्रोड विभव बताया। क्या बताया है भाई? विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमने बताया है। अगर अलग अलग धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम एक क्रम में लगा दे, जितने भी धातुएं हैं अगर उन सब को हम एक क्रम में लगा दे, क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाओ चाहे घटते हुए क्रम में लगाओ, तो अगर उनको हम घटते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, यानी सबसे पहले हम सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव जिसका हो उसको रखें, फिर उससे ज्यादा वाले को, फिर उससे ज्यादा वाले को। इस तरीके से जब विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को एक क्रम में रखा जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। समझ में आ गया? नहीं, बस कुछ नहीं है, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी जितने भी धातु हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके बहुत बड़ी है, तो हम बहुत बड़ी श्रेणी यहाँ बनाने वाले नहीं है। यहाँ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसके दो अनुप्रयोग बताओ, ऐसे पूछा जाएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, बस इतना आपको बताना है कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव हमने कुछ नीचे बता रखा है, आपको केवल नमूना दिखाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी सीरीज और आपकी है उसमें से कुछ चीजें लेकर के हमने आपको बताया। जैसे मान लीजिए ये इधर इलेक्ट्रोड विभव है और उसका ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब इलेक्ट्रोड क्रिया जो हो रही है, इधर आंशिक आरक है, इधर अपचायक है। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एलाई में चला जाएगा और इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो -3.04 है। एक बात ध्यान रखना, माइनस में जितने ज्यादा लिखा रहेगा उतने वो कम होगा, माइनस में जितने ज्यादा लिखा होगा उतने वो कम होगा। तो यहाँ पर देखो -3.04 लिखा है, इसमें देखा जाए तो सबसे कम यही होगा। समझ में आ गई नहीं? अब इससे अगर देखा जाए अगला Fe का, तो Fe जो है -0.44 है, मतलब इससे कम लिखा है, मतलब इससे ज्यादा है, ज्यादा इससे होगा ना। इसी तरीके से अगला हमने लेड लिया है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है। क्या लिखा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और 0 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके माइनस में होते हैं। किसमें होते हैं? माइनस में। हमने केवल यहाँ पर केवल 6 का हमने आपको लिख के बताया है, आपकी सीरीज में कम से कम 15-20 मिल जाएंगे। तो 15-20 आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लेना एक आध दो बार, ये देख लेना कौन किसके ऊपर रखा गया है और कौन कौन नीचे रखा गया है। नीचे का मतलब हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन है और हाइड्रोजन से नीचे कौन है, ये आपको देख लेना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आएंगे सबका प्लस में होगा। जैसे हमने यहाँ मरकरी ले रखा है तो मरकरी का प्लस 0.79 होगा। इसी तरीके से अगर हम Ag की बात करें तो ये प्लस 0.08 हो जाएगा। कुल मिला के ये जो है नीचे की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्रम बढ़ता जाएगा। तो श्रेणी में अब आप ऐसे बताएंगे भाई, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर कैसे रखते हैं?
बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? याद हो जाएगा। अब इसकी खासियत जान लीजिए। ये जो आपके एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ये ऊपर वाला एलिमेंट, अब इसके बारे में हम आगे इसकी विशेषताओं में बताएंगे कि जो ऊपर वाला एलिमेंट्स होता है ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। ये किसका क्या मतलब हुआ? जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है जितना ही कम होगा उतने ज्यादा क्रियाशील होगा, उतने उसमें जी होगा, यानी उतने ज्यादा क्रियाशील होगा, यानी रिएक्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो ये अब यहाँ पर हमने लिथियम दिखा रखा है, बुक में आपको और भी मिल जाएंगे। कुल मिला के सबसे ऊपर वाला जो सीरीज में सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जैसे जैसे श्रेणी में नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी क्रियाशीलता घटती जाती है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ऊपर वाले एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, और जिनका जितने मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है वो उतने ज्यादा क्रियाशील होता है। अब जैसे सीरीज हमने टेबल कैसी बनाए हैं, सीरीज कैसी बनाए हैं? सीरीज में सबसे कम वाले का पहले लिखा है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं तो इसे बढ़ाते हुए लिखा है। तो अगर हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाता है, और जब तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाता है तो धातुओं की क्रियाशीलता या तत्वों की क्रियाशीलता घटती जाती है। जितना ज्यादा मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा उतने ज्यादा घट जाएगी, क्रियाशीलता घटेगी, और जितने ज्यादा कम होता है उतने ज्यादा क्रियाशील होता है। बस अपोजिट है, जाने रहेगा। यानी ऊपर सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा और सबसे नीचे वाला एलिमेंट एकदम क्रियाशील नहीं होगा। देखो क्या लिखा, सोना, एजी क्या है? चांदी है। इसके बाद सोना भी है और भी है, हमने पूरा नहीं लिखा है। यानी सोना चांदी आप ये हाइड्रोजन के नीचे में मिलेगा। तो सोना चांदी कहाँ क्रियाशील होता है? बहुत कम क्रियाशील होता है। तो नीचे रहता है, तो नीचे जो रहते हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर आप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। तो समझ में आया? तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गया ना? ये आप एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बना दीजिएगा। अब चलिए हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ लक्षण है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके दोहन प्रयोग की चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण की बात करें, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, ध्यान से आप सभी बातों को सुनिएगा, अभी आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहला लक्षण ये है, कौन सा लक्षण है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व अम्लों से अपक्रिया करते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। आपको हमने हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन गैस जहां लिखा है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। इसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान माइनस में होता है, और नीचे वाले एलिमेंट्स जितने होते हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस में होता है। यही हमने आपको बता रखा है। तो जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर सीरीज में होते हैं वो सब अम्लों से अपक्रिया करते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अपक्रिया तो करते हैं लेकिन H2 गैस मुक्त नहीं करते। इतनी बात समझ में आई नहीं? यानी जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अम्लों से अपक्रिया करते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले जितने तत्व होते हैं वो H2 गैस मुक्त नहीं करते। इतना क्लियर हो गया? पहली बात क्लियर हो गई ना? अब दूसरी बात ध्यान सुनो कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। यानी ऊपर से नीचे जाओगे तो अपचयन क्षमता घटती है, मतलब आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। यही कहने का मतलब हुआ ना? तो वही कहा गया, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, मतलब आक्सीकरण क्षमता बढ़ती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। यानी ऊपर वाला तत्व की अपचयन क्षमता ज्यादा होती है और जबकि नीचे वाले तत्वों की अपचयन क्षमता कम होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी श्रेणी में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाते हैं तो अपचयन क्षमता बढ़ती है, मतलब अपचयित करने की क्षमता बढ़ती है। क्लियर? दूसरी बात क्लियर हो गई। तीसरी बात देखो, हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व जल या भाप से अपक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो वाटर से अपक्रिया करें और चाहे वाटर वाष्प यानी जल भाप से अपक्रिया करें, कुल मिला के इन दोनों से भी किसी से भी अपक्रिया करते हैं तो H2 गैस मुक्त करते हैं। क्या निकालते हैं?
हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं जल अथवा भाप से अपक्रिया करते हैं तो वो जो है H2 गैस मुक्त करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। भाई जितने ज्यादा अपचयन विभव का मान कम होगा उतने ज्यादा प्रबल आक्सीकारक होता है। समझ में आ गया? यानी अपचयन विभव का मान जितना कम होगा उतने ज्यादा प्रबल आक्सीकारक होता है। इसको भी जाने रहिएगा। अगला पॉइंट है जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है, भाई अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है, उतना ही ज्यादा वो प्रबल अपचायक होता है। और अगला कहा गया श्रेणी के ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्वों को उनके विलयन में से विस्थापित कर देता। भाई श्रेणी जो बनी है उस श्रेणी की खास बात एक तो वही है कि यह ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। भाई जो बड़मने होते हैं अपने छोटे के नीचे वाले लोगों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो बस यही कहानी यहाँ पर भी है कि ऊपर वाले एलिमेंट जो होते हैं अब उनके नीचे जितने भी लोग आएंगे वो सबको डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन अब उसके नीचे मान लो द्विजनिक बाद कोई है तो वो अपने ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा लेकिन अपने नीचे वाले को जरूर करेगा। यानी हर बड़ा आदमी अपने से छोटे वाले को दबाते रहता है, परेशान करता रहता है। हर जो भी जिस लेवल पे होगा, गरीबों में देखोगे तो उसमें भी जो सरगना होगा अपने नीचे वालों को परेशान करता रहेगा। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर जो सीरीज बनी हुई है, सीरीज में हर एक एलिमेंट अगर टॉप पे है तो नीचे वाला सबको डिस्प्लेस कर देगा उसके जलीय विलयन में से। अब मान लो द्विजनिक छोड़ के है तो अपने ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा लेकिन नीचे वाले को जरूर कर देगा। तो ऐसे ही श्रेणी में ऊपर वाला एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है। तो ये इसके 6 बातें हैं। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण है। कभी कभी विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम इसके 2 अनुप्रयोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो भाई अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग की बात करें तो बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, बस जान लीजिए, बता देते हैं। पहला अनुप्रयोग है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता। आप जान रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से जो भी हमें क्या पता चलता है कि कौन धातु कितना क्रियाशील है। यानी धातुओं की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पता चलता है। यानी धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में पता चलता। और इसी को आप कह सकते हैं रासायनिक सक्रियता ज्ञात करने में। यानी धातुओं की चाहे आप क्रियाशीलता कह लो और चाहे इसको रासायनिक सक्रियता कह लीजिए, यानी रासायनिक सक्रियता के ज्ञात करने में जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। यानी अब इसके बारे में और एक्सप्लेन करके अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो तो भाई जो श्रेणी होती है, श्रेणी में ऊपर वाला तत्व जो होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और जैसे जैसे श्रेणी में नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे तत्वों की क्रियाशीलता का मान घटता जाता है। यानी जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान माइनस में सबसे कम होता है, अरे माइनस माइनस में रहेगा, जितने ज्यादा लिखा होगा उतने कम होता है। तो जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितने कम होता है वह उतना ही ज्यादा क्रियाशील होता है। तो कुल मिला के विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक अनुप्रयोग आप जाने रहेगा कि धातुओं की क्रियाशीलता अथवा सक्रियता ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है, क्रियाशीलता है, उसकी क्रियाशीलता कितनी है, ये सब जानकारी हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही पता चलता है। दूसरा अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो दूसरा है धातुओं का विस्थापन ज्ञात करने में। आप जानते हैं कौन सा धातु किसको विस्थापित करेगा, किसको नहीं विस्थापित करेगा, इसकी जानकारी हमें जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा पता चलता है। आप कैसे जानोगे? भाई ऊपर वाला एलिमेंट्स अपने नीचे वाले एलिमेंट्स को उससे जलीय विलयन में से विस्थापित कर देगा, जबकि नीचे वाले एलिमेंट्स अपने ऊपर वाले को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी क्षमता ज्यादा होती है और नीचे वाले एलिमेंट्स की कम होती है। तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा आएगा दूसरे को धक्का मार के अपना बैठ जाएगा, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को कहाँ धक्का मार पाएगा, उनसे कम क्रियाशील है ना। तो कमजोर लोग बड़े लोग को नहीं सता पाएंगे, बड़े लोग छोटे लोग को सताते हैं। ठीक है, तो बस ऐसे यहाँ है कि धातु विस्थापन ज्ञात करने में, यानी कौन सा धातु किसको विस्थापित करेगा, कौन सा किसको नहीं करेगा, ये सब ज्ञात करने में भी विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो 2 प्रयोग हमने आपको बताया। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनके 2 अनुप्रयोग बताइए या इनके अनुप्रयोग बताइए। तो आप 2 अनुप्रयोग ध्यान रखना, एक धातु की क्रियाशीलता या रासायनिक सक्रियता ज्ञात करने में और दूसरा जो है धातु का विस्थापन ज्ञात करने में। तो ये 2 इनके अनुप्रयोग हो गए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ये आपको कैसा लगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।